Hello everyone, welcome on the behalf of Union Bihar West Champaran. क्लास 9 के लिए मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ आई हूँ। इससे पहले क्लास 9 की पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। कॉम्प्रिहेंशन जैसा कि पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया गया था कि कॉम्प्रिहेंशन आपका रीडिंग सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन होता है जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते हैं। तब जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा तो ऑब्जेक्टिव के बाद जब आप सब्जेक्टिव बनाना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपको कॉम्प्रिहेंशन का, जिसको हम लोग अनसीन पैसेज भी कहते हैं। और उसमें आपको एक पैसेज आता है जिसमें आपको पैसेज को सॉल्व करना होता है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि पैसेज को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, यानी कि कौन से रूल्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी स्किल्स होती हैं और साथ ही साथ कौन सी स्ट्रैटेजी आप अपनाइएगा जिससे कि आपका अनसीन पैसेज अच्छे से सॉल्व हो सके और आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। और आज की क्लास में मैं उसके दूसरे पार्ट के साथ आई हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू आंसर, कि आपको आंसर कैसे लिखना है और साथ ही साथ उस आंसर को लिखने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पैसेज भी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाउ टू आंसर, कि कॉम्प्रिहेंशन में जो अनसीन पैसेज आता है उसमें कैसे हम आंसर्स देंगे और उसके बाद पैसेज की बारी आएगी। तो हाउ टू आंसर, ओके, हाउ टू आंसर हम लोग करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं ध्यान रखने वाले। देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा लार्ज कर लेंगे, थोड़ा जूम, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू आंसर। कॉम्प्रिहेंशन में हाउ टू आंसर में सबसे पहली जो चीज है वो है ट्राई टू लिंक द क्वेश्चन टू योर आंसर, कि कभी भी जब आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन कुछ और है और आंसर आपका कुछ और जा रहा है। सेकंड है आपका द पैसेज विल नेवर बी सो इजी, सो इट इज अ वाइटल दैट यू कनेक्ट ऑल द लिंक टुगेदर, कि जो पैसेज होता है कभी भी हमको ये नहीं समझना चाहिए, कहने को वो अनसीन पैसेज होता है कि हम लोगों ने कभी उसको नहीं पढ़ा होगा, या फिर जब उसकी लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा टफ है या हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अनसीन पैसेज जो होता है वो कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बहुत आसान है और बस हम किसी से कहीं से कुछ भी लिंक करके अपना आंसर बना देंगे और हमको मार्क्स आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि वो बहुत आसान होगा, बल्कि सबसे जरूरी ये होता है कि जब भी हम उसको क्वेश्चन का आंसर दें तो चीजों को लिंक करें कि क्वेश्चन क्या पूछा है और हम उसमें कितना आंसर देंगे। पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है उसमें जो 2 लाइन है, होता क्या है कि जैसे कोई पैराग्राफ हुआ, उसका कोई एक क्वेश्चन का कोई एक वर्ड हमको मिला और उस वर्ड से हमने उस आंसर को टैग कर दिया और एक उस लाइन के साथ वो लाइन जहां तक फुल स्टॉप होगी, 1 लाइन हो या 2 लाइन, उसको पूरा का पूरा हम उतार देते हैं अपनी कॉपी पर और हमको लगता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत बड़ा आंसर हम लोगों ने लिख दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर्ली हम लोग देखेंगे क्या कि उसमें एक्चुअली पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो उसी के अकॉर्डिंग जो सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सटीक, सबसे सही उत्तर होगा वही हम लिखने का प्रयास करेंगे। थर्ड है आपको नेवर मोर आउट फ्रॉम द ओरिजिनल क्वेश्चन, आंसर टू इट प्रिसाइसली, कि कभी भी आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स हम चले जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन के बजाय हम उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, या उस क्वेश्चन का ही आंसर देने के बजाय उस क्वेश्चन को ही हम आंसर के रूप में लिख देते हैं, तो ये गलत होता है। आंसर को कभी भी क्वेश्चन के जो उसका ओरिजिनल क्वेश्चन जो पूछा है उसी के हिसाब से ही आंसर आपको देना चाहिए।
नेक्स्ट है आपको नेवर प्रोवाइड योर ओपिनियन एज आंसर बेसिस योर आंसर ऑन फैक्ट्स। पहली लाइन है कि नेवर प्रोवाइड योर ओपिनियन एज आंसर, कि कभी भी, क्योंकि जो पैराग्राफ आता है मे बी कि आपने पिछली क्लास में कहीं पढ़ा हो या आपने कहीं और किसी बुक में पढ़ा हो या वो स्टोरी आपने कहीं सुनी हो या आपने कभी डिस्कस किया हो, तो वो स्टोरी आप जानते होंगे और उस स्टोरी से रिलेटेड जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं या किसी चीज के बारे में जानते हैं तो हमारा खुद का एक ओपिनियन बन जाता है कि उसके बारे में हम क्या सोचते हैं। तो यहाँ वही दिया है कि नेवर प्रोवाइड योर ओपिनियन एज अ आंसर, कि आपको कभी भी अपने ओपिनियन को आंसर के तौर पर नहीं लिखना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, बेसिस योर आंसर ऑन फैक्ट्स, कि आपका जो आंसर है वो फैक्ट्स पे आधारित होना चाहिए। जो आपका उसमें तथ्य दिया गया है उस पैराग्राफ में, उस पैराग्राफ के तथ्यों के ऊपर ही उसका आंसर बेस्ड होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने उस बेसिक जो उसका फैक्ट है उसे इतर आप लिखिएगा तो अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है डू नॉट इंक्लूड टर्म लाइक इट, दैट, दिस, स्टफ थिंग्स लाइक शी, ही, देम एंड दे इन योर आंसर, कि कभी भी आपको इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए अपने आंसर में, दैट, दिस या फिर लाइक शी, ही, देम, दे, जो उससे रिलेटेड प्रोनाउंस होते हैं वो आपको इस्तेमाल उसमें नहीं करने चाहिए। इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कि आपको जब भी कोई पैसेज आप पढ़ेंगे, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ के उसको समझें और समझने के बाद उसका जो एकदम सटीक उत्तर होगा वही आप उसमें देंगे। तो हाउ टू आंसर, ये कॉम्प्रिहेंशन में जो अनसेन पैसेज आएगा उसमें आप कैसे आंसर करेंगे, तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि चीजों को लिंक करेंगे साथ में, क्वेश्चन के साथ आंसर को, और कभी भी हम ओरिजिनल क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएंगे। हमेशा कोशिश करेंगे कि जो हमारा आंसर हो वो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो। नेवर प्रोवाइड योर ओपिनियन, और कभी भी अपनी विचारों को हम उसमें नहीं देंगे, और साथ ही साथ इट, दैट, दिस, शी, ही, देम, दे वाले जैसे वर्ड्स होते हैं इनका इस्तेमाल हम उसमें नहीं करेंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने जब रूल्स की बात की थी और स्ट्रैटेजीज की बात की थी तो उसमें हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अनसीन पैसेज की, जो आप नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं हम शुरू से करते आ रहे हैं वही करते हैं, और फिर हमारा टाइम लैप्स हो जाता है और हमारे क्वेश्चन आंसर्स को हम टाइम नहीं दे पाते हैं। तो सबसे जरूरी जो चीज है वो होती है रीड क्वेश्चन फर्स्ट, कि सबसे पहले जब आपको पैराग्राफ आएगा उसके पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। तो चलिए अब इसी चीज पर आधारित हम एक पैसेज देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां आपके लिए एक पैराग्राफ लाए हैं हम लोग, और ये पैराग्राफ ओके, ये एक पैसेज है। इस पैसेज को हमको सॉल्व करना है, ये एज ए एग्जाम्पल आपके लिए है। इसको सॉल्व करना है और उसके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उसको सॉल्व करना है आपको। तो चलिए, जैसा कि स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको क्या करना है, रीड क्वेश्चन फर्स्ट, कि सबसे पहले हमको क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन हम। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया है वो है वेयर वॉज मदर टेरेसा बोर्न। जो ये पैसेज है ये मदर टेरेसा के ऊपर है। मदर टेरेसा वेल नोन पर्सन है, सबको इनको बहुत अच्छे से जानते हैं और उनके बारे में हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा भी है। तो ये बहुत आसान एक पैराग्राफ पैसेज है। तो इस पैसेज का पहला क्वेश्चन है कि वेयर वॉज मदर टेरेसा बोर्न। सेकंड है व्हाट डज ऑर्डर डिड मदर टेरेसा ज्वाइन एज अ नन।
कि मदर टेरेसा ने को किसने ऑर्डर दिया कि वो एज अ नन ज्वाइन कर ले, क्या ऑर्डर था वो? एंड व्हाट डिड मदर टेरेसा फील अबाउट हर पैलेस, सॉरी अबाउट हर प्लेस? फोर्थ क्वेश्चन है विच न्यू ऑर्डर डिड मदर टेरेसा एस्टैब्लिश? एंड फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन डिड मदर टेरेसा बिकेम एन इंडियन सिटीजन? ये 5 क्वेश्चंस हैं जो हमको इस पैसेज में से सर्च करके इसका आंसर देना है। और क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन है तो बिल्कुल इसमें आपकी समझ की परख की जाएगी, इसमें मूल्यांकन किया जाएगा उन चीजों का कि आप इस पैसेज को कितना अच्छा से समझे हैं और कैसे आपने इन आंसर्स को बनाया है। तो चलिए अब हम रीड करते हैं ये पैसेज। मदर टेरेसा केम टू इंडिया. She was born in Yugoslavia in a town called Skopje in 1910. She became a nun when she grew up and joined the order of his sister of Levato. यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कहाँ बॉर्न हुआ है, तो पहली लाइन में हम लोग को पता चल गया। तो जब हम लोगों ने स्ट्रैटेजी पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि जब भी आप पैसेज को रीड करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन किया जाएगा। तो जैसे पहला ही है कि शी वॉज बॉर्न इन यूगोस्लाविया इन अ टाउन कॉल्ड स्कॉपजे इन 1910। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस हो सकती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो हमको पता है कि पहला ही क्वेश्चन है कि कहाँ उनका जन्म हुआ था, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। She became a nun when she grew up and joined the order of his sister of Levato। तो ये आपको नन वाला क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन, सो दैट इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। She was sent to Calcutta where she used to look out of the window of her room in the convent and to see the slums of Moti Jheel, a poor locality near her school. And the poverty and miseries she saw there was such a contrast to the comfortable surrounding of her convent that she felt she had no right to stay there and that her place was with the poor. सॉरी ये कॉन्वेंट है, ये एन होगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। सराउंडिंग ऑफ हर कॉन्वेंट दैट शी फेल्ट शी हैड नो राइट टू स्टे देयर एंड दैट हर प्लेस वाज विद द पुअर एंड शी फेल्ट शी कुड सर्व गॉड बेटर बाय लुकिंग आफ्टर द सिक एंड द पुअर, सो शी एस्टैब्लिश्ड अ न्यू ऑर्डर of her own called the Missionaries of Charities. ये important है, Missionaries of Charity. And she became an Indian citizen in 1948. ये भी important है क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि दिया है when did Mother Teresa became an Indian citizen, कि कब उन्होंने इंडियन सिटीजन उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हुई। तो इस तरह से ये पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चंस में भी इसके आंसर्स हमको इसमें से मिल गए हैं। जैसा पहला ही क्वेश्चन है वेयर वाज मदर टेरेसा बोर्न, तो यहां से हम इसका आंसर लेंगे। क्योंकि शी दिया है तो शी हम आंसर में नहीं लिखेंगे, आएगा मदर टेरेसा वॉज बोर्न, शी की जगह आ जाएगा मदर टेरेसा एंड वॉज बोर्न इन यूगोस्लाविया in a town called Skopje in 1910। देखिए नेक्स्ट पेज में इसके आंसर हमने आपके लिए सॉल्व किए हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये मदर टेरेसा वाज बोर्न इन यूगोस्लाविया इन अ टाउन कॉल्ड स्कॉपिजी, कि मदर टेरेसा का जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था जिस शहर को स्कॉपिजी के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे व्हाट ऑर्डर डिड मदर टेरेसा ज्वाइन एज अ
nun. So she became a nun when she grew up and joined the order of the Sister of Lovato. और इसका आंसर जो हम लोगों ने बनाया है, तो मदर टेरेसा ज्वाइन एज नन एज पर ऑर्डर ऑफ द सिस्टर ऑफ लोवेटो. सिस्टर लोवेटो की सिस्टर थी, उनके ऑर्डर पर, सिस्टर ऑफ लोवेटो के ऑर्डर पर मदर टेरेसा एज अ नन उन्होंने ज्वाइन कर लिया और लोगों की सेवा करनी चाहिए. तो ये आंसर है. क्वेश्चन था कि सॉरी इसमें आर मिसप्रिंट है. व्हाट ऑर्डर डिड मदर टेरेसा ज्वाइन एज अ नन? किसके ऑर्डर पे उन्होंने ज्वाइन कर लिया? तो ऑर्डर ऑफ द सिस्टर ऑफ लोवेटो. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मदर टेरेसा फील अबाउट द प्लेस? कि मदर टेरेसा को उस जगह के बारे में कैसा फील हो रहा था? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि मदर टेरेसा डिसलाइक द प्लेस. मदर टेरेसा को वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी. एंड वेयर शी लिव्ड, जहां वो रहती थी. एंड फेल्ट शी कुड उस जगह के बारे में उनको कैसा महसूस होता था जहां वो रहती थी. तो हम लोग देखेंगे कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जहां पर वो रहती थी और वो ये सोचती थी कि कहीं ना कहीं और उनको लगता था कि शी फेल्ट कुड सर्व. वो सोचती थी कि भगवान की अगर उनको अच्छी सेवा करनी है, उनको सच्चे भाव से अगर ईश्वर की सेवा करनी है, तो इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता है. किससे बेहतर? कि लुकिंग आफ्टर द सिक एंड द पुअर्स, कि वो गरीबों और बीमार लोगों की मदद करें, उनकी देखभाल करें. इससे अच्छी सेवा ईश्वर की दूसरी नहीं हो सकती है. तो मदर टेरेसा डिसलाइक द प्लेस वेयर शी लिव्ड, कि उनको बिल्कुल वो जगह पसंद नहीं थी. क्यों नहीं पसंद थी? कि वो ये सोचती थी कि फेल्ट शी कुड सर्व, कि वो ये सोचती थी कि उनको महसूस हुआ कि किया जा सकता है भगवान की सेवा, अच्छी सेवा भगवान की जा सकती है. कैसे? कि अगर हम गरीब और बीमार लोगों की सेवा करें तो ईश्वर की वो सच्ची भक्ति हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच न्यू ऑर्डर डिड मदर टेरेसा एस्टैब्लिश? कि कौन सा मदर टेरेसा ने नया जो ऑर्डर था वो निकाला? तो उन्होंने निकाला, देखिए यहां पे दिया है, शी एस्टैब्लिश अ न्यू ऑर्डर ऑफ हर ऑन कॉल्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटीज. उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के लिए एक नया ऑर्डर निकाला, कि स्थापना की उन्होंने. और ये जो छोटा सा एक संस्था थी, ये जगह जगह जाकर गरीबों की और साथ ही साथ जो बीमार लोग होते थे उनकी सेवा करते थे लोग. युद्ध जो होता था, युद्ध में भी जाकर जो वहां के बीमार लोग, पीड़ित लोग होते थे, उसकी भी वो लोग सेवा किया करते थे. तो उसको कहा गया है मिशनरीज ऑफ चैरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कब मदर टेरेसा, व्हेन डिड मदर टेरेसा बिकेम एन इंडियन सिटीजन? कि मदर टेरेसा इंडियन सिटीजन कब बनी? तो मदर, क्योंकि यहाँ नाम दिया है तो हम भी क्वेश्चन में से बहुत सिंपल होता है कि मदर टेरेसा का नाम लिखेंगे. ये शी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? मदर टेरेसा. बिकेम, तो बिकम है, जब डेड को हम हटाएंगे तो बिकम से हो जाएगा बिकेम. तो मदर टेरेसा बिकेम एन इंडियन सिटीजन इन 1948. और इस तरह से आपका ये पैसेज जो है, इस पैसेज से जो क्वेश्चन आंसर्स थे उस क्वेश्चन आंसर्स को हम लोगों ने सॉल्व किया. और बात करें हम लोग इन चीजों की कि कॉम्प्रिहेंशन में जब भी पैराग्राफ आएगा, जब भी कोई पैसेज आएगा, तो उस पैसेज को हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जिस चीजों को हम लोगों ने अभी जाना. जैसे कि अगर हम पिछली क्लास को इससे कनेक्ट करें, क्योंकि ये दोनों क्लासेस एक ही चैप्टर पे थी, एक ही टॉपिक पे थी, कॉम्प्रिहेंशन पे. तो शुरुआत की थी हम लोगों ने सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन से. अगर इसको समराइज हम लोग करें दोनों क्लास को, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन क्या है? हिंदी में शब्द समझे तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, और उसको समझना समझाया जाता है आपकी समझ की
का मूल्यांकन किया जाता है कि कैसे आपकी समझ विकसित है कि आप उसको समझकर उसका आंसर दे पाए। उसके बाद बात की थी हमने रूल्स की कि कौन कौन से रूल्स होने चाहिए, जिसमें था कि आपको रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ कॉम्प्रिहेंशन के रूल्स थे। जो रूल्स आपको जानने चाहिए थे कि सबसे पहले आपको पैसेज को बिल्कुल केयरफुली पढ़ना चाहिए, ट्राई टू रीड एज केयरफुली एंड एज पॉसिबल एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर फ्रॉम द स्टोरी। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस स्टोरी में से इस क्वेश्चन के आंसर निकाल पाए और कभी भी अपनी जो ओपिनियन है उसको नहीं लाना चाहिए आंसर्स में। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये जाना कि कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट इज अ कॉम्प्रिहेंशन, कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लिसन और रीड, व्हाट यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं और क्या सुनते हैं उसके बारे में आप कितना समझ सकते हैं, ये कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हुआ। स्किल्स में था, बहुत सारी स्किल्स थी जिसमें आपको वोकेबुलरी पावर होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर वोकेबुलरी पावर है तो बहुत आसानी से आप कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके अंदर रीडिंग स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन आंसर जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो आपका एक टाइम लिमिट होता है 3 घंटे का। उस 3 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है, तो हर क्वेश्चन के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी तो आप बहुत जल्दी इसको पढ़कर आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा। रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, लॉजिकल एबिलिटीज होनी चाहिए, ये सब स्किल्स हैं कॉम्प्रिहेंशन के। उसके अलावा हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज को जाना कि स्ट्रैटेजीज में आपको क्या करना है। स्ट्रैटेजीज में आपको, जो हम लोगों ने अभी किया, जब पैसेज हम लोग पढ़ रहे थे तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पैसेज का उसको अंडरलाइन किया जाता है, और साथ ही साथ उसका जो पैसेज का जो टोन है, जो आइडिया है, जो मूड है राइटर का, उसको पहचानने की कोशिश की जाती है। उसके हिसाब से हम उसका आंसर दे पाते हैं। और लास्टली था कि अपने पर्सनल बिलीफ को आपको उसमें नहीं अज्यूम करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रीड क्वेश्चन फर्स्ट, कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना चाहिए, जिससे कि आप जब पैराग्राफ जिस पैसेज को रीड करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर पाएंगे। और आज की क्लास में हम लोगों ने आपको एज अ एग्जाम्पल एक पैसेज सॉल्व करके दिखाया, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से इस सेक्शन को बना सकें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें। ये सेम प्रोसेस आपका क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनका जो एग्जाम होने वाला है, उनके भी रीडिंग सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे आता है। और अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। इस वजह से आपके मार्क्स आगे के जो आपने क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें भी अच्छे से आपके मार्क्स आ सकते हैं। इस तरह से आज की क्लास में कॉम्प्रिहेंशन का जो टॉपिक हुआ ये यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय।